हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 11 रसायन विज्ञान। तो देखिए, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम पढ़ रहे थे कि परमाणु की संरचना प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग कैसे क्या हुई थी। तो इनसे संबंधित सारी बातें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। उनमें परमाणु क्या था, परमाणु की खोज कैसे हुई, नाभिक की खोज कैसे हुई, इलेक्ट्रॉनों की खोज कैसे हुई, प्रोटॉनों की खोज कैसे हुई, है ना। ये सारी चीज़ें आपको जो है पीछे क्लियर मैंने बता दी थी। तो वो चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अभी उस चैप्टर के बाद का हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना। यही चैप्टर हम लोग पिछला भी पढ़े थे ना, लेकिन पिछले चैप्टर में परमाणु की संरचना प्रारंभिक लिखा था, और यहाँ जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना आधुनिक। ठीक, क्या है परमाणु की संरचना आधुनिक में क्या है। चलिए, तो आधुनिक में हम ये चीजें देखेंगे कि जब भी कोई कण गति करता है तब क्या होता है। बात समझ में आई? तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कण की प्रकृति कैसी होती है, कण क्या कर सकता है। बात समझ में आई? तो चलिए, सबसे पहले इसमें जो पहला हेडिंग है उस पहले हेडिंग पर विचार करते हैं। हमारा पहला जो हेडिंग है यह है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। क्या है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन को लेकर। देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। मैंने आपको बताया था कि जूलियस प्लकर नाम के एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने एक निर्वात भरी एक नलिका ली थी जिसे हम लोग विसर्जन नली कहते हैं। उस विसर्जन नली में इन्होंने एक प्लेट कैथोड की रखी, दूसरी प्लेट एनोड की रखी, और कैथोड और एनोड को जब एक हाई वोल्टेज सोर्स से संबंधित किया गया, और पूरे का पूरा जो मीडियम था हमारे उस विसर्जन नलिका का वो एक निर्वात का था, और जब उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की गई तो इनमें से ये देखा गया कि जो हमारा कैथोड की किरण है, कैथोड की जो प्लेट है वहाँ से कुछ किरणें निकल रही हैं, और ये किरणें जो हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई थी जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। बात समझ में? और इलेक्ट्रॉन के विषय में आगे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर का होता है। बात समझ में? तो ये सारी चीजें हमको वहां पे बताई गई थी। अब यहाँ पे हमको यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे तरंगों का रूप ले सकता है। ठीक, तो चलिए, इसके लिए फ्रेंच के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था दे ब्रोगली। इनका ये सिद्धांत हम इंटरमीडिएट के फिजिक्स में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बात समझ में? इस नियम में है क्या? देखिए, दे ब्रोगली ने जब इलेक्ट्रॉनों के वेग के विषय में चर्चा की तो इन्हें लगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेशित कण अगर गति करता है तो आवेशित कण जो है ये ऊर्जा का उत्सर्जन तरंगों के रूप में करता है। क्योंकि मैक्सवेल ने अपना भी सिद्धांत दे दिया था कि कोई भी आवेशित कण है अगर वो आवेशित कण गतिमान हो रहा है तो उसके पास जितनी भी एनर्जी रहती है, जो एनर्जी वो रिलीज करता है वो तरंगों के रूप में करता है। तो दी ब्रोगली साहब ने ये कहा कि जो छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये कण जब गति करती हैं तो ये भी अपनी तरंगीय प्रकृति को व्यक्त करते हैं। बात समझ में आई?
ये भी अपनी तरंगीय प्रकृति को व्यक्त करती हैं। इसके लिए इन्होंने क्या एक समीकरण दिया जिसे हम लोग दी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। इंटरमीडिएट में ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य में इन्होंने क्या बताया था कि यदि कोई कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो, ठीक, यदि कोई कण जिसका द्रव्यमान कितना हो, स्मॉल m हो, तो स्मॉल m कण का ये द्रव्यमान जब स्मॉल v वेग से गतिमान होता है तो ये कण तरंगों को उत्सर्जित करते हैं, तरंगीय गुण रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ भाई? तो वो जो तरंग उत्पन्न होती हैं उनका जो तरंग दैर्ध्य होता है ये h/p के अनुपात के बराबर होता है, जहां h बराबर प्लांक का नियतांक, जहां h क्या है, प्लांक का नियतांक है, और h की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल डैश सेकेंड, या 2 नहीं लिखेंगे तभी 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। बात समझ में? ठीक। अच्छा, आप जानते हो P क्या है? P संवेग होता है। क्या होता है? संवेग। किसे कहते हैं? संवेग। देखिए, संवेग में आपको बताया गया है, छोटी कक्षाओं में आपने संवेग की परिभाषा पढ़ी होगी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। बात समझ में? और संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। आप P के स्थान पे m इंटू वी लिख दीजिए तो ये लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी। ये समीकरण आपको मिल जाता है। इस समीकरण को हम लोग दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का समीकरण कहते हैं। तरंगदैर्ध्य का समीकरण, ठीक। और जो यहाँ पे जो कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जब ये गतिमान होते हैं v वेग से, तो ये जिन तरंगों को उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित हुए तरंगों को हम लोग दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। बात समझ में आई? ठीक है, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को पढ़ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति क्या है? दी ब्रोगली साहब, जो कि फ्रेंच के एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमें ये बताया कि जैसे अति सूक्ष्म कण रहे, अगर ये गतिमान हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, तो ये तरंगों के गुण दिखाने लगते हैं। बात समझ में? उसी में से अगर कोई हमारा कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उसका वो स्मॉल v वेग से चल रहा है, तब वो जो तरंगे उत्पन्न करेगा उनका तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो होता है, इसको डायरेक्टली यहीं से कहना सही नहीं है, थोड़ा सा समझते हैं। तो जो तरंगे वो उत्पन्न करता है वो एक्चुअली में उन कणों के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब ये व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल हटेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है h, जो प्लांक का नियतांक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जो प्लांक का नियतांक होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। बात समझ में? ठीक। अब यहां से आप जानते हो कि h प्लांक का नियतांक हो गया, P जो होता है ये हमारा संवेग होता है, और हम जानते हैं P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये m इंटू वी जब आप यहाँ रखोगे तो लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का समीकरण। इंटरमीडिएट में इसे बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ना है हमको। बात समझ में आई? ठीक है। इस सूत्र की सहायता से किसी भी कण का द्रव्यमान तथा उसका वेग ज्ञात होने पर वो जो भी तरंगे उत्पन्न करेगा उनका तरंगदैर्ध्य हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अच्छा, इस समीकरण में एक बात आप और देखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/m इंटू वी में कोई कण जितना तीव्रता से, जितना अधिक उसका वेग होगा, उसका जो तरंग दैर्ध्य होगा उतना ही कम होगा। बात समझ में?
क्योंकि जो संवेग है और जो तरंगदैर्घ्य है, इनका जो रिलेशन है ये व्युत्क्रम का है, और व्युत्क्रम के रिलेशन के होने की वजह से अगर वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ जाएगा, और संवेग के बढ़ने की वजह से जो हमारा तरंगदैर्घ्य है इसका मान घट जाएगा। आगे चल करके कुछ वैज्ञानिक जैसे जर्मर थे, टॉमसन थे, रीड थे, इन्होंने मिल करके ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये तरंगीय गुण रिप्रेजेंट करता है। कैसे? इन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट किए, उन तमाम एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन पुंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज का मतलब इलेक्ट्रॉनों का समूह, ये व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटना को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में? व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटना क्या होती है? देखिए, व्यतिकरण क्या होता है, जैसे आपने देखा है कि जैसे कहीं पानी है, अगर उस पानी में ऑयल गिर जाता है तो आप वहाँ इंद्रधनुष की नुमा 7 रंग देखते हो ना, वही व्यतिकरण होता है। बात समझ में? वही जो घटना होती है उसी घटना को हम लोग व्यतिकरण, या फिर जैसे बुलबुले होते हैं, झाग के बुलबुले, ये झाग के बुलबुलों में आप देखते हो कि रंगीन दिखाई देता है झाग का बुलबुला, तो ये जो घटना होता है इसे व्यतिकरण कहते हैं। और विवर्तन किसे कहते हैं? जैसे जब आप रोते हो, जब आप रोते हो तो रोने की कंडीशन में जब आंखों में आंसू भर जाता है और तब किसी जलती हुई मोमबत्ती को देखते हो या फिर किसी अदर पदार्थ को देखते हो तो आप क्या देखते हो? कैसे बारीक बारीक सी ढेर सारी किरणें निकल रही हैं ना, उस जो भी पदार्थ जल रहा है, चाहे वो दीपक देखो या फिर बल्ब देखो, तो ढेर सारी जो किरणें निकल रही हैं। अच्छा, ये जो घटना होती है इसी घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पुंज जो था वो इलेक्ट्रॉन पुंज इन गुणों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में? और ये वही गुण रिप्रेजेंट कर पाते हैं जिनकी प्रकृति तरंगीय होती है। बात समझ में? तो जर्मर तथा टॉमसन और रीड ने मिल करके सत्यापित किया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तरंग की प्रकृति को बताता है हमको, कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये गतिमान हो जाएगा तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन तरंगों के रूप में करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंगीय हो सकती है। बात समझ में? ठीक। तो इसके बाद अगला हेडिंग है हमारा त्वरित इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य और विभव में संबंध। त्वरित इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य और विभव में संबंध। देखिए, पहली बात तो ये आप ये चीज जाने रहिए कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इन्हें त्वरित करने के लिए विभव ही होता है, विभव ही इन्हें त्वरित कर पाता है। बात समझ भाई? ठीक। तो त्वरित इलेक्ट्रॉन के तरंगदैर्घ्य और इनके वैद्युत विभव में हम संबंध देखेंगे। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि स्थिर वैद्युत विभव V से त्वरित करने पर कोई इलेक्ट्रॉन जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उसी गतिज ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे EV से रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि यहाँ पे हमको VE से उल्टा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। जहाँ E इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज होता है। तो कोई भी कण रहे, अगर कोई भी कण, अगर वो कण आवेशित कण है तो आवेशित कण को विभवांतर देने से त्वरित हो जाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर के ही पढ़ना है, तो यहाँ पे आवेशित कण की जगह इलेक्ट्रॉन कहिए। तो जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करते हैं तो वो जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है वही गतिज ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है ये होती है E के बराबर ½ mv का स्क्वायर, और जितनी गतिज ऊर्जा वो अर्जित करता है उसी गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को EV से फिजिक्स में 12 में रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारी केमिस्ट्री में यहाँ इसे VE से उल्टा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक। और यही गतिज ऊर्जा जो होती है इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है, अर्थात VE कहा जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ नहीं है कि जो गतिज ऊर्जा है वो VE के बराबर है। तो जरा EK को VE लिखिए, तो ये हो जाएगा VE इज इक्वल टू ½ mv का स्क्वायर, राइट। अब यहां से आप क्या करिए, V की वैल्यू जरा निकालिए। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 2VE इज इक्वल टू m इंटू V का स्क्वायर, या V स्क्वायर इज इक्वल टू 2VE इंटू m।
अब यहाँ से v इज इक्वल टू अंडर रूट 2ve इंटू यम हो जाएगा। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा अर्थात उसका वेग बढ़ेगा। त्वरण का मतलब देखिए, त्वरित होने का मतलब यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन का वेग में परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन को ही तो हम लोग त्वरण कहेंगे। अब जैसे वो इलेक्ट्रॉन का वेग बदलेगा, कितना बदल रहा है, अंडर रूट 2v इंटू ई इंटू यम, तुरंत वो क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। किस रूप में, तरंग के रूप में। तो तरंग के रूप में अगर वो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है तो उसका तरंग दैर्ध्य तो मिलना चाहिए हमको। चलो निकाल देते हैं। कैसे निकालोगे, देखिए जरा, अभी हमने आपको बताया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी, यहां से निकालिए तरंग दैर्ध्य। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम इंटू वी की वैल्यू कितनी है, जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू है अंडर रूट वी की 2ve इंटू यम हो जाएगा भाई। अब यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू, अगर इस यम को आप अंदर ले जाओ तो यहाँ जरा देखिए, एक मिनट भाई, यहाँ सॉरी, यहाँ यम बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आएगा भाग कर देगा, तो ये बटे यम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2ve बाई यम, और यहाँ से v इज इक्वल टू अंडर रूट 2ve बाई यम। अब यहाँ जरा देखिए, यम को अंदर लेकर आओ, तो यम जब अंदर आएगा तो एच बाई ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू वी इंटू यम का स्क्वायर बटे यम, यम से यम इंटू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा इज इक्वल टू, ये एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ बचा खाली एच बाई 2 इंटू वी इंटू यम, ये हो गया उस तरंग का तरंग दैर्ध्य। बात समझ में आई, ठीक। तो इन पर आधारित थोड़े से अंक के प्रश्न भी देखने हैं तो उसको हम कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हों आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।